वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास की। ओके, तो सेंटर ऑफ मास को समझने से पहले बच्चों हम लोग सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल को समझेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। तो बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है ये समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है जब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो बच्चों नेचर में जो भी हमारा फिजिकल सिस्टम है हम बोल सकते हैं कि वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन की तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अगर मोशन की जब हम बात करेंगे तो उस पार्टिकल का हर जो मास होगा या कह सकते हो हर जो जितने भी हमारे पार्टिकल्स होंगे वो जब मूव करेंगे है ना, जब वो मोशन में होंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि हर पार्टिकल मोशन में होगा। ओके, लेकिन बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के सभी इंडिविजुअल मासेस को किसी एक पॉइंट पे हम लोग कंसंट्रेटेड बोलते हैं। किसी एक पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि वो सारे मासेस का जो सेंटर पॉइंट है कोई एक पॉइंट है और उसी पॉइंट को बच्चों अपन लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल कि जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो इंडिविजुअल पार्टिकल के मासेस को किसी एक पॉइंट पे हम एज्यूम कर लेंगे या मान लेंगे कि वहां पे वो कंसंट्रेटेड है और उसी पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं और उसी को लेकर के हम सारी कैलकुलेशन सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए बच्चों सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को अगर मुझे डिफाइन करना बच्चों तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास, इसको मुझे डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा इट इज अ पॉइंट ओके एसोसिएटेड विथ किससे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से, विथ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एसओपी में बोल रहा हूं बच्चों, इसको मैं वो क्या बोल रहा हूं, एसओपी बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास जो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां जो किससे एसोसिएटेड होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से, जहां पे ऑल मासेस ऑफ द सिस्टम is where all masses of the system assumed to be concentrated ओके। तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के हर मासेस को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे उस पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो ऐसे पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। बच्चों देखिए मैंने क्या बोला इट इज अ पॉइंट एसोसिएटेड विद सिस्टम ऑफ पार्टिकल वेयर ऑल द मासेस ऑफ द सिस्टम assumed to be concentrated at that point and this point is known as the center of mass। ओके, तो मैं बच्चों हम लोग ये सेंटर ऑफ मास जान लिए। अब अगर हम लोग बात करें कि हम लोग कैसे लोकेट करते हैं सेंटर ऑफ मास को, कैसे हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो बच्चों उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, वो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल है या कंटिन्यूअस है या फिर हम यूनिफॉर्म बॉडी की अगर बात करें तो बच्चों जो भी हमारी यूनिफॉर्म बॉडी होती है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें फॉर यूनिफॉर्म बॉडी की बात करें तो इसका जो सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा बच्चों, देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये बात हम लोगों ने जान लिया कि जहां पे पूरे सिस्टम के मासेस को मान लेते हैं क्या हो, वहां पे कंसंट्रेटेड हो। तो किसी यूनिफॉर्म बॉडी की बात करें, हम यूनिफॉर्म बॉडी की बात करें तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा भाई, वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात करें, जैसे मैं बात करूं पहले एक यूनिफॉर्म बॉडी मान लीजिए मैंने स्फीयर मान लिया, ठीक है, ये मैंने स्फीयर ले लिया तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है कहाँ होता है भाई, उसके सेंटर पे होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। अगर मैं बात कहूँ बच्चों कि यहाँ पे दो आइडेंटिकल मासेस हैं, ये हमारा m है और ये भी हमारा m है, दो आइडेंटिकल मासेस हैं और ये दोनों इक्वल हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, है ना, और ये दोनों एक दूसरे से x डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं बोल सकता हूँ कि इनका जो सिस्टम
आप पार्टिकल दो हैं, और मैं बोलता सकता हूँ कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो कहाँ पे होगा, वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। क्योंकि एक ऐसी बॉडी मान रहा हूँ मैं, ये मानो कि यूनिफॉर्म है, आइडेंटिकल मासेस हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये इसके सेंटर पे होगा। और सेंटर यहाँ से कितनी दूर पे आएगा बच्चों, ये x/2 पे होगा, यहाँ से x/2 पे होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, या फिर मैं बात करूं बच्चों कि 3 आइडेंटिकल बॉडी हैं, ठीक है, ये m एंड ये m, और ये तीनों को मैं ऐसे कुछ रखा हूं, ठीक है, कि इनके बीच का जो डिस्टेंस हो सेम है। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर, बोले तो सेंट्रॉयड पे, ये इसका सेंट्रॉयड होगा, एंड सेंट्रॉयड पे ही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ओके बच्चों, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका क्या होगा बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर में बोल देता हूँ, जीसी इसका क्या होगा, इसका सेंट्रॉयड होगा, और वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ओके, तो ये बातें हम लोगों ने सीखा। अब थोड़ी सी और बातें करते हैं बच्चों। जैसे मैं कहूँ कि एक अपने पास ऐसा कुछ कोन करके है, ये अपने पास एक कोन है, ठीक है, और ये, ठीक है, और हम लोग जानते हैं अगर ये h हाइट पे है, ठीक है, h हाइट पे है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास किधर होगा, सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है। मैं मान लेता हूँ इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मैं किसी इसी तरह से कोई इस तरह का शेप लेता हूँ, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अगर इसकी हाइट क्या हो, इसकी हाइट अगर h हो, ठीक है, इसकी हाइट h हो, तो अब मुझे कोई बताए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कोई मुझे बता दे बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो आप क्या बताओगे, ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा भाई, अगर उसकी हाइट h है तो देखो बच्चों, इसकी हाइट h है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा बच्चों, वो होगा इसका सेंटर ऑफ मास h/2 पे होगा। तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया, h/2 पे आया। और ये एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आइडेंटिकल मासेस हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ पे आया, वो उसके सेंट्रॉयड पे आया। ओके, यहाँ पे दो आइडेंटिकल मासेस हैं, ठीक है, जो x डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पे होगा, x/2 पे, तो वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। ओके, और उसी तरीके से बच्चों अगर हम कोन लें और मैं मानता हूं कि कोन का ये पॉइंट जो है इसका सेंट्रॉयड है या इसका सेंटर है, तो यही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। और अगर बच्चों मैं एक स्फीयर लेता हूं या रिंग लेता हूं, दोनों या रिंग की बात करें या स्फीयर की बात करें, ये रिंग है बच्चों, तो रिंग का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा बच्चों। तो इन सभी भी जितने हम लोगों ने पार्टिकल लिया, इन सभी भी इसमें जो हमारी यूनिफॉर्म बॉडी है, ये सभी हमारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे मासेस का, ठीक है बच्चों। तो जहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है मासेस का, उस अपन लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म बॉडी। और यूनिफॉर्म बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरे सिस्टम का जो मासेस होता है वो हम एज्यूम करते हैं उस पॉइंट पे है ना, उसी पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, तो आप नोट करिए और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों नोट करो फटाफट और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा लोकेट करना सीखा। ओके चलो, तो चलिए जल्दी से करिए नोट और हम फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतना समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, है ना। चलिए, अगर नोट हो गया है तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ बच्चों। सेंटर ऑफ मास हम लोग समझ में आया, इट इज अ पॉइंट एसोसिएटेड विद सिस्टम ऑफ पार्टिकल वेयर ऑल द masses of the system assumed to be concentrated. This point is known as the center of mass. Okay, तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म जो यूज किया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हम लोगों ने ये भी जाना कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि इस नेचर में जो भी हमारे फिजिकल सिस्टम है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सिस्टम पार्टिकल से बना हुआ है। उसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं। क्यों ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है बच्चों, आपको पता है, इस बात पूरी दुनिया को पता है कि जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा इस नेचर में जो भी सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम है, वो किससे मिलकर बना है? वो तो एटम से बना है या मॉलिक्यूल से बना है या तो पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, एटम मॉलिक्यूल से या पार्टिकल से मिलकर बना है, इसलिए उसको हम लोग उस सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जो भी हमारे फिजिकल सिस्टम है इस नेचर में, उसको अपन लोग क्या टर्म कर सकते हैं बच्चों, उसको एज ए टर्म कर सकते हैं सिस्टम ऑफ
पार्टिकल। तो अब हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा इसमें समझते हैं। ओके, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है ये हम लोगों ने जाना, और ये कितने तरीके का होता है इस पे हम लोग जरा बात कर लें। तो बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल की हम लोग बात जरा कर लें। सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अगर हम लोग बात कर लें, एसओपी हम लोग बोलेंगे आगे से। सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये हम लोग दो तरीके से बोलते हैं, दो तरीके से। कौन कौन सा बच्चों? पहला डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम, ठीक है। पहला क्या बच्चों? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम, ठीक है। और दूसरा क्या बच्चों? दूसरा क्या है? दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम। ओके, ये दोनों बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्क्रीट क्या है एंड कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम क्या है। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम वो है बच्चों जहां पे जो हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के जो मासेस होंगे वो कॉन्टिन्यूअस ना होकर के इंडिविजुअल होंगे। ओके, और अलग अलग होंगे, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम में क्या होगा? जो मासेस होंगे वो अलग अलग होंगे, एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे, एक दूसरे से कंटिन्यूअस नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट सिस्टम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। जबकि हमारे कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम क्या होता है बच्चों? एक मासेस दूसरे मासेस से क्या होता है? लिंक्ड होता है, और वो फिर एक सिस्टम बनाता है। जैसे मैं कह दूं कि ये स्फीयर है, ये एक स्फीयर है बच्चों, तो इसके सभी मासेस क्या हैं? एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और ये एक सिस्टम बना दिया। दिस इज नोन एज द कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम या एक्सटेंडेड बॉडी अपन लोग बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। जैसे ये मैं बोल दिया ये पॉइंट हमारा m1 है जिसका मास है m1, ये हमने पॉइंट बोल लिया। ये m1 है इसका मास m1 है, ये मैंने पॉइंट बोल दिया जिसका मास हमारा m2 है। तो दिस system is known as the discrete object system and this object system is known as the continuous object system or the extended body. Okay, तो अब थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे discrete object system की। तो अगर ये बात समझ में आया हो तो थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे discrete object system की। ओके, तो आप अगर लिखना चाहो तो इसको लिख भी लो, है ना। चलो बच्चों, तो अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ। क्या होता है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम? ईच एंड एवरी जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट हैं दूसरे पार्टिकल्स, इनसे कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये एक एक्सटेंडेड बॉडी फॉर्म करते हैं। दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज द कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम। और ये यहाँ पे क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों वो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम का कैसे सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, और हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम में कैसे सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं जरा देखते हैं। अब देखो जैसे बच्चों मैं बोलता हूँ कि ये हमारा m1 है, ओके, एंड ये हमारा m2 है। तो आपको पता होगा ये कौन सा भाई डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम है। ठीक बात, डिस्क्रीट क्यों है? क्योंकि हर मास इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, कोई लिंक नहीं है एक दूसरे पे, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, ये r डिस्टेंस है, चाहे x डिस्टेंस बोल लेता हूँ, x डिस्टेंस पे है। तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट होगा, कहाँ पे होगा अगर m2 इज ग्रेटर देन m1 है तो, ठीक है। दूसरा मैं और भी बोल लेता हूँ कि बच्चों यहाँ पे ये m1 है, ये m2 है, एंड ये हमारा m3 है, ठीक है। और ये इस तरीके से अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे बच्चों, चाहे इक्वल डिस्टेंस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या इस केस में क्या है कि m2 ग्रेटर है m1 से, एंड m1 प्लस m2 ग्रेटर है m3 से। तो आप बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट होगा? एग्जैक्ट तो नहीं हम लोग बता पाएंगे, लेकिन इतना बता सकते हैं कि किधर होगा, है ना। देखो बच्चों, तो अगर हम लोग बात करें m2 इज ग्रेटर देन m1 की, तब उस केस में क्या होगा? जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो किधर शिफ्ट करेगा? अगर दोनों आइडेंटिकल मासेस थे तो मैं बोलता था इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हमारा सेंटर ऑफ मास होता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है? अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये मासेस ज्यादा है इसके कंपेरिजन में m1 से, तो सेंटर ऑफ मास हमारा किधर शिफ्ट होगा? थोड़ा सोचो बच्चों, फिर हम इसका रिप्लाई करते हैं, लेकिन आप पहले सोच लो कि आप कैसे डिफाइन करोगे, है ना। चलो, तो अगर ये आइडेंटिकल होता तो बच्चों हम बोलते हैं उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है, बट आइडेंटिकल नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि m2 ग्रेटर है m1 से, तो जो ज्यादा वाला मास होगा उधर के साइड में क्या होगा? सेंटर ऑफ मास
शिफ्ट हो जाएगा तो इसका मैं सेंटर ऑफ मास बोल सकता हूँ कि ये M2 के साइड में शिफ्ट होगा। ओके, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इस सिस्टम का? M2 के साइड में होगा। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि M2 इज ग्रेटर देन M1 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीच में न होके कहीं M2 के साइड में होगा, और ये रहा M2 का सेंटर ऑफ मास 1। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि M1 प्लस M2 ग्रेटर है M3 से, इसको लाइन से ज्वाइन कराओ, ऐसे मैंने कर दिया। अब मैं बोल सकता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? जिधर M1 M2 जिधर M1 प्लस M2 है उधर होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि M1 प्लस M2 जो है वो ग्रेटर है किससे? M3 से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा बच्चों कहाँ पे? जिधर मासेस ज्यादा होंगे, है ना। तो एक चीज हम लोगों को आइडिया लगा, क्या ये आइडिया ये लगा बच्चों कि जहाँ पे मासेस ज्यादा होंगे, ओके, मासेस जिधर मास ज्यादा होगा उधर सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? हमारा लोकेट करेगा किसमें? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम में। बट जब हम कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम की बात करें तब क्या होगा? जरा इसको नोट करिए, तो थोड़ा हम कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम पे भी थोड़ी बातें कर लें, फिर हम लोग कैसे लोकेट करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है सेंटर ऑफ मास की, उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए आप। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे, है ना। चलिए, तो अगर अब हम लोग बात करें यूनिफॉर्मली जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट करता है, इसको नोट करें और फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ओके, तो बच्चों ये तो हम लोगों ने देखा कि डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। बट अगर हम लोग बात करें क्या कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम या एक्सटेंडेड बॉडी का, तो क्या होगा? जरा इस पर चर्चा करते हैं। कॉन्टिन्यूअस, सेकेंड जो दूसरा था बच्चों क्या था? कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम, या अपन लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड बॉडी भी बोलते हैं, है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड बॉडी बोलते हैं। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक दूसरे से क्या होते हैं? चीजें लिंक्ड होती हैं, है ना। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एक मास से दूसरे मास से क्या होता है? कनेक्टेड होता है, लिंक्ड होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात भी हो सकता है कि यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्म हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्म ना हो, दोनों बातें हो सकती हैं। तो जरा हम लोग पहले देखते हैं, जरा यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा। जैसे हम लोगों ने अभी बात करा था कि अगर ये हमारा डिस्क है, ओके, ये हमारा डिस्क है, तो डिस्क है तो बच्चों क्या होगा? इसका ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, पहली बात तो समझ में आ रहा है। दूसरी बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा बच्चों? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ओके। और क्या होगा? हमारा सेंटर ऑफ मास होगा डिस्क का, ओके। और अगर मान लीजिए अभी हम लोगों ने बात करा था सिलेंडर की, अगर ये हाइट का एक सिलेंडर है ना, ये एक्सटेंडेड बॉडी है बच्चों, लेकिन यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? वो कैसा बच्चों? मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। और ये हमारा इसकी हाइट अगर h है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहां पे, और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने पे आता है बच्चों? h/2 पे, है ना। तो ये हमारा आ गया क्या? सेंटर ऑफ मास, जो इसका जीसी भी है, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है। और अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात कर लें बच्चों कि एक डिस्क हो, है ना, या फिर सेमी डिस्क हो, ठीक है, तो क्या होगा? तब हम लोग क्या बोलेंगे? इसको मैं ऐसे बना लूं, अगर इसका रेडियस बच्चों ये r है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा? ये कुछ यहाँ पे होगा, ये y इसको हम लोग बोल देते हैं, और y जो होगा वो क्या होगा बच्चों? वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा ये r/2 के। एक बात बताओ बच्चों, ये r/2 से क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये r/2 से कम पे होगा, और यही इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, यही इसका GOC होगा, और यही बच्चों से क्या होगा? सेंटर ऑफ मास भी होगा। अगर हम लोग बात करें एक और एक्सटेंडेड बॉडी जहां पे कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम इसको बोल सकते हैं, जहां पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे मैं एक क्यूब की बात करूं, अगर ये हमारे पास एक क्यूब हो और यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो बच्चों वो यूनिफॉर्म हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों? मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, वही हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। ये सारी बातें तो हम लोग कर रहे थे किसके लिए? ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं बच्चों जब हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो मासेस का, तब यूनिफॉर्म बॉडी हो तब, ठीक है। तो ये तो बातें समझ में आया। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कर दें कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तब क्या होगा? मैं इसको जरा हटाता हूँ, ओके।
इसको मैं हटाता हूँ बच्चों, अगर नोट हो गया होगा तो, नोट हो ही गया होगा मेरे ख्याल से, नोट कर लो जल्दी से फटाफट, है ना, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। ओके चलो बच्चों, तो अगर नोट हो गया हो तो हम लोग बात करेंगे। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि भाई सिमिट्री ना हो, वहाँ पे सिमेट्रिकल चीज़ें ना हो, ठीक है, यूनिफॉर्म ना हो डिस्ट्रीब्यूशन, तब क्या होगा? अगर मैं किसी कोण की बात करता हूँ बच्चों, अगर मैं कोण की बात करता हूँ तो कोण में क्या होता है? कोण में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म तो नहीं होता है, जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं। ये नीचे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मासेस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो अगर आप ऐसा बोल दो कि ये H है सर और इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर कुछ H/2 पाएगा, तो बातें गलत हो जाएंगी बच्चों। अगर H है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कभी H पे नहीं आएगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये अगर बच्चों ये H है ना, और ये मैं बोलता हूँ ये H/2 है, ठीक है, ये H/2 है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर आएगा कुछ यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि ये x डिस्टेंस पे आएगा, और x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? हमेशा लेस देन होगा H/2 से। ओके, तो ये इसका सेंटर होगा, मतलब जहाँ भी इसका लोकेट होगा वही उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, और वही हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो हम हर बार ये बात नहीं कर सकते हैं कि जो है सेंटर ऑफ मास जो है मतलब ये आप बोल सकते हो कि जहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है तो वहाँ पे देखो बच्चों, यूनिफॉर्म नहीं है तो जिधर मास ज़्यादा होगा उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अभी हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है सेंटर ऑफ मास की उस पर चलेंगे, लेकिन ये हम थोड़ा सा अभी और थोड़ी सी चीज़ें समझ रहे हैं, है ना। तो चलो, तो ये हो गया बच्चों। तो थोड़ी सी चीज़ें और देखते हैं हम लोग। हटा दें इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों। थोड़ी सी चीज़ें और समझते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बने कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। जैसे मैं कहूँ कि बच्चों एक अपने पास ऐसा कुछ करके सिस्टम है, ऐसा करके कोई सिस्टम है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो सर इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, ये तो आप बोलते हो। ये बोलते हो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। बट मैं क्या बोलूँ? मैं बोलूँ बच्चों कि यहाँ पे एक डिस्क मैंने लिया और ये r डिस्टेंस है, इसका ये रेडियस जो है r है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये r डिस्टेंस का एक इसमें से कट कर लेता हूँ। एक जो है इसमें से डिस्क क्या करता हूँ मैं बच्चों, वो कट कर लेता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। r/2 रेडियस का एक मैंने कट कर लिया, ठीक है, ये मैंने कट कर लिया बच्चों। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? ये चलो ऐसे कट कर लेते हैं, ठीक है, ये कट कर लिया मैंने, तो रिमेनिंग पार्ट बचा, ठीक है। अब क्या होगा? अब किधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा? तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, हम लोगों ने अभी जिक्र किया था कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? जिधर मासेस ज्यादा होंगे उधर की तरफ क्या करने लगेगा बच्चों? ये शिफ्ट कर लेगा। तो इसका जो मास है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास भी कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पे था 1 वाले पॉइंट पे, और अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? अब शिफ्ट हो जाएगा, वो दूसरे वाले पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिधर मासेस ज्यादा होते हैं उधर हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। और जब हमारी यूनिफॉर्म बॉडी होती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम में, तो सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए और आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। नोट कर लो बच्चों, और भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी हम लोग फार्मूले से देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, जैसे हम लोग हेमिस्फीयर की भी बात करें, ठीक है, हेमिस्फीयर की भी बात कर लें। इसको मैं हटा दूं। ओके, तो चलो नोट कर लो बच्चों, फिर मैं हटा देता हूँ इसको। नोट कर लो आप, है ना। चलो नोट कर लो, फिर हम लोग इसको हटा देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों देखो, सेंटर ऑफ मास, जैसे हम हेमिस्फीयर की बात कर लें, चलो एक और भी हम लोग देख लेते हैं। हेमिस्फीयर की बात करें हम लोग बच्चों, तो कुछ हेमिस्फीयर ऐसे होता है, ठीक है, मैं इसको ऐसे बना लूँ, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अगर ये h हाइट का है बच्चों, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कुछ यहाँ से y डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, ये ऐसे मैं बना लेता हूँ, ये y डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, ये y डिस्टेंस पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और y क्या होगा बच्चों? अगर ये r है इसका रेडियस, तो ये हमेशा r/2 से क्या होगा? कम होगा। तो ऐसे हम लोग सेंटर ऑफ मास को क्या करते हैं?
लोकेट करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो बच्चों नोट कर लो, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ओके, चलिए।